हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का जो फ्लूइड वाला पार्ट है उसका एक चैप्टर करने जा रहे हैं। वह है सरफेस टेंशन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। फ्लूइड के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन का काफ़ी यूज भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सरफेस टेंशन जो चैप्टर है अपना वो। सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को पढ़ने से पहले हमें देखना है एक फोर्स को, और वो फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजेबल भी होता है। यानी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या होता है, वो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो। वो सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, और कई सारे मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का उसे बोला जाता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम बात करें कि क्या होता है तो मैं बोलूँगा कि फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों ही टाइप का होता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी कि फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, यानी कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है किसी मैटर के, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर रिपल्सन फोर्स। अब अगर इसके नेचर की हम लोग बात करें तो ये जो फोर्स है इसका नेचर जो होता है, यानी किस टाइप का ये फोर्स होता है, तो नेचर जो है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर रिपल्सिव फोर्स। तो नेचर की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और क्या होता है तो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, अट्रैक्शन और रिपल्सिव दोनों ही टाइप का ये होता है। अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है उसकी डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो जैसे अपने पास कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं गैस के, मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो हम स्फीयर की तरह लेके चलते हैं, ठीक है, और उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो अगर स्मॉल r हो तो जो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाएगा, वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी पावर 8 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर रिपल्सिव फोर्स होगा, वो डिस्टेंस की पावर 8 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें आ गई इंटरमोलिकुलर फोर्स की, जो हम केमिस्ट्री के अंदर भी कई बार पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जो अपने यूजेबल है वो क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स दो टाइप का होता है आगे, और ये जो दो टाइप हैं वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी पर बेसिस होते हैं। तो इन दो टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप जो होता है इसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। फर्स्ट जो टाइप है इसे बोला जाता है कोहेसिव फोर्स, और सेकंड जो टाइप होता है इस सेकंड टाइप को बोला जाता है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स।
अब ये जो मैंने पहले बताया कि ये जो टाइप कर रहे हैं हम लोग, ये किसके बेसिस पर कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर। कि तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो उसे बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। यानी मैं लिखूंगा कि फोर्स बिटवीन, यहाँ पर फोर्स का मीनिंग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, यानी एक ही सब्सटेंस हो, एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स हैं और उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है इसे हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। जैसे कोई भी दो वाटर की ड्रॉप्स है और वाटर की ड्रॉप को आपने मिक्स कर एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में ले आए तो वो दोनों वाटर की ड्रॉप जो है वो मिलकर एक नई वाटर की ड्रॉप है वहाँ पर बन जाती है। तो ये जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, दोनों वाटर की ड्रॉप है, तो मैं कहूँगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर ड्रॉप के अंदर वो वाटर के ही मॉलिक्यूल है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, तो दोनों को मिला दिया। तो दोनों को मिलाने पर वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उन दोनों वाटर ड्रॉप्स के मॉलिक्यूल के बीच में, वो कौन सा है? कोहेसिव फोर्स है। अब अगर हम बात करें एडेसिव फोर्स की, तो एडेसिव फोर्स क्या होता है? तो मैं लिखूंगा फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस यानी वही अपने पास फोर्स जो है वो कौन सा लग रहा है? फोर्स लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अगर अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो जो फोर्स है उसका टाइप है एडेसिव फोर्स। और ये कब लगता है? तो अगर हम बात करें कि जब किसी पेपर को ग्लू का यूज करते हुए दूसरे पेपर के साथ चिपकाया जाता है तो फर्स्ट पेपर जो है वो आपके पास सॉलिड है और उसका जो मॉलिक्यूल है वो, और जो ग्लू जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के बीच में, पेपर का मॉलिक्यूल और ग्लू का जो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसे बोला जाएगा एडेसिव फोर्स। क्योंकि एक तो हो गया पेपर का मॉलिक्यूल और दूसरा हो गया उस ग्लू का मॉलिक्यूल, तो दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो गए। तो अलग अलग सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है या पाया जाता है इसे हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिए कि अगर कागज़ और ग्लू की बात करें, पेपर और ग्लू की बात करें तो एडेसिव फोर्स होगा वहाँ पर। और अगर कोई भी दो वाटर के मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर मैं कहूँगा कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। और कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स के बेसिस पर ही सारा का सारा सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स कितना हो रहा है, एडेसिव फोर्स कितना हो रहा है, क्या कोहेसिव फोर्स से एडेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है या कम है, उसके बेसिस पर ही सारा हम लोग चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कोहेसिव फोर्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा, और अगर अलग अलग सब्सटेंस है उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा? एडेसिव फोर्स होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर के ऊपर। ये बेसिक था इसका, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है। चलिए हम बात करने वाले हैं अब सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है? सरफेस टेंशन जो है वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी लिक्विड जो है वो अपना जो सरफेस एरिया है
उसको हमेशा मिनिमम रखने की कोशिश करता है, और मिनिमम रखने की कोशिश करता है, और अपनी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा करता है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। जैसे आपने वाटर की ड्रॉप्स देखी होंगी, तो वाटर की जो ड्रॉप है उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल क्यों होता है, क्यों और कोई शेप वो नहीं गेन करती हैं, तो स्फेरिकल शेप होने का मीनिंग है कि स्फेयर जो होता है, बाकी सारी शेप्स जो होती हैं उन सब में से स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होता है, और मिनिमम होने की वजह से ही वाटर की ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल होती है। और किस वजह से होती हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। तो मैं अगर सरफेस टेंशन की बात करूं तो ये एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, कि मैं लिखूंगा द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द property of liquid from this the liquid try to minimize its surface area, is known as surface टेंशन। यानी ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड की हो सकती है, और किसी भी लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी, जिससे लिक्विड जो है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का काम करता है या मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, वह प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है, सरफेस टेंशन है बोली जाती है। अब ये मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसके बेसिस पर ऐसे भी बोल सकता है कि ये मिनिमाइज कैसे करने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, उसकी तरह बिहेव करता है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि बाय दिस प्रॉपर्टी surface of liquid behaves like elastic stretched membrane, यानी वो मेम्ब्रेन की तरह, जो कि कंप्लीटली इलास्टिक है और स्ट्रेच्ड है, उसकी तरह बिहेव करता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो लिक्विड की सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है, वो कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा होता है वो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करता है, या उसी को हम लोग सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर देख सकते हैं कि अगर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से जो सरफेस है वो सरफेस मिनिमम होने की कोशिश करेगी, मिनिमम होने की ट्राई करेगी, और मिनिमम होने की कोशिश कर रही है तो इसे कैसे बोला जाता है कि ये इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे कोई इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो। अब अगर हम बात करें कि ये जो सरफेस टेंशन है वो कितनी होती है, क्या इसके अंदर हम न्यूमेरिकली बोल सकते हैं, तो देखो सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक वेसल है और इस वेसल के अंदर कोई लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, कोई लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। अब इस लिक्विड की जो सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पर मैं अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लाइन जो है
वो खींच लेता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन जो है वो मैं बना लेता हूँ इसकी सरफेस पर। अब ये जो हम देख रहे हैं वो उस लिक्विड की सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम यानी उसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा कि यहाँ पर एक कोई हमने लाइन ले ली है, इमेजनरी लाइन हमने यहाँ पर बना ली है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई एक नीडल है उसको हमने इसकी सरफेस के ऊपर रख दिया है। तो क्या होगा, देखो जैसे ये नीडल है और ये उस वाटर की सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो वाटर की सरफेस पर रखी हुई है तो इसके मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होगा, एडेसिव फोर्स होगा। तो एडेसिव फोर्स की वजह से ये जो यहाँ पर नीडल हमने रखी है, इस नीडल के मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये नीडल जो है वो वाटर की सरफेस के बीच में रखी हुई है, चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल है, नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं क्योंकि सरफेस पर रखी हुई है। तो वही नीचे की ओर जो इस पर जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो भी इस नीडल के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर सरफेस के ऊपर जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये जो नीडल है इसके ऊपर एक तरीके का फोर्स अप्लाई हो जाता है और उस फोर्स की वजह से इस नीडल के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो यहाँ पर अपने इमेजिनरी लाइन एज्यूम की है या कोई नीडल हमने एज्यूम की है, तो ये जो नीडल है वो क्या करती है कि वो इस तरफ यानी जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, अब ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ, ये मैं कौन सी डायरेक्शन ले रहा हूँ, मैंने क्या कहा, ये नीडल इधर भी अट्रैक्ट करती है इधर भी अट्रैक्ट करती है। तो ये जो दोनों सरफेस है, इन दोनों सरफेस को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि एक सरफेस तो इधर है और दूसरी जो सरफेस है वो इधर है। तो इस नीडल के ऊपर इन दोनों सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है जो किसकी वजह से होता है, एडेसिव फोर्स की वजह से होता है, और उसकी वजह से इसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर हम उस टेंशन की वैल्यू देखें तो मैं बोल लेता हूँ कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ अगर कैपिटल L है तो इसकी जो एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस, दोनों की बात नहीं है यहाँ पर, मैं क्या ले रहा हूँ, केवल एक सरफेस। तो जो एक सरफेस है उसके ऊपर कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है, जो एक सरफेस है उस पर कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा, तो मैं कहूँगा कि फोर्स ऑन वन सरफेस ऑफ this imaginary shape is, तो मैं कहूँगा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल टू होता है T इंटू एल। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, T इंटू एल, एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। T जो है वो होता है यहाँ पर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और जो L है वो L क्या है, L है लेंथ ऑफ सब्सटेंस या लेंथ ऑफ इमेजिनरी शेप जो हम लोग ले रहे हैं इसकी। F क्या है यहाँ पर, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एडेसिव फोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना होता है, T इंटू एल होता है। अब यहाँ पर देखो ये जो फोर्स हमने लिया है वो कौन सी सरफेस पर, कितनी सरफेस पर लिया है, केवल एक सरफेस के ऊपर लिया है। अगर यहाँ पर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल दो सरफेस जो है वो कॉन्टेक्ट के अंदर है, यानी इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। तो अगर हम टोटल यहाँ पर टेंशन की वैल्यू देखें, सरफेस टेंशन की मैं वैल्यू देखूं टोटल, तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस टेंशन जो है, टोटल सरफेस टेंशन जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो टोटल सरफेस टेंशन जो है यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी, F अपॉन L। तो F
अपॉन में यहाँ कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन एल। तो एफ अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर एक की वजह से टी इंटू एल है तो दोनों सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा, दूसरी सरफेस की वजह से भी कितना हो जाएगा, टी इंटू एल ही हो जाएगा। तो मैं कहूँगा एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, 2L, क्योंकि टोटल फोर्स कितना, टोटल फोर्स हो जाएगा 2 इंटू टी एल। तो यहाँ पर अगर मैं टी की वैल्यू देखूँ तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन 2L आ जाएगी। तो अगर दो सरफेस हैं तो दो सरफेस होगी तो टेंशन कितनी, एफ अपॉन 2L। अगर एक है तो एक होगी तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन एल। यानी कितनी सरफेस पर फोर्स लग रहा है इस पर सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो सरफेस टेंशन हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम बात करेंगे कि टेंशन जो है वो मेनली क्वांटिटी होती है स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अब मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर खिंचाव हो रहा है, या सरफेस की अगर हम बात करें तो खिंचाव हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रही है। तो स्ट्रेच हो रही है तो कोई डायरेक्शन तो है, लेकिन वो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है इसी वजह से हमने क्या लिख दिया कि जो सरफेस टेंशन है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यूनिट हम देखना चाहें कि सरफेस टेंशन की यूनिट जो है वो क्या होती है, तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एल या एफ अपॉन 2L। तो अगर हम बात करें टी की तो टी इज इक्वल टू है एफ अपॉन एल। एफ क्या होता है, एफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, अपॉन में एल है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर यूनिट जो बनेगी एसआई सिस्टम के अंदर, न्यूटन और मीटर किसके, कौन सी सिस्टम के अंदर है, एसआई सिस्टम के अंदर। तो एसआई सिस्टम के अंदर जो टेंशन की, सरफेस टेंशन की यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। अगर सीजीएस सिस्टम के अंदर हम इसकी यूनिट को लिखना चाहें तो सीजीएस सिस्टम में न्यूटन की जगह क्या आ जाता है, डाइन, अपॉन में मीटर की जगह क्या आ जाता है, सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट बन जाती है डाइन पर सेंटीमीटर। अब यूनिट अगर हमने लिख ली तो इसकी अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशन की बात करूं, तो डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला देखो क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स जो है इसकी डायमेंशन और लेंथ यानी इसकी डायमेंशन, दोनों के डायमेंशन रखते हैं तो मेरे पास डायमेंशन आ जाती है m1L0T-2। तो जो सरफेस टेंशन है इसकी डायमेंशन जो है वो कितनी आ जाती है, m1L0T-2। और इसकी जो यूनिट है वो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जैसी लगती है, तो अगर हम बात करें स्प्रिंग के अंदर फोर्स कांस्टेंट की, तो इसकी जो यूनिट है और जो डायमेंशन है वो फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन के सेम होती है। तो अगर आपको बोल दे कि जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन है या यूनिट जो है वो किसके सेम होती है, तो वो फोर्स कांस्टेंट के सेम होती है। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन देख ली। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो सारा का सारा हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, ये सरफेस टेंशन जो है वो मेनली मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। ये एक क्या है, मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, यानी ये मेनली मॉलिक्यूल्स पर बेसिक है। तो सरफेस टेंशन जो है इट इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमिना, यानी ये केवल और केवल मॉलिक्यूल्स पर ही बेसिक है, मॉलिक्यूल्स पर बेसिस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सरफेस टेंशन इज ए मॉलिक्यूलर फिनोमिना। तो इतनी बात क्लियर है क्या आपको? हमने क्या क्या देखा कि सरफेस टेंशन एक्चुअल के अंदर होता क्या है। सरफेस टेंशन होता है कि कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, तो लिक्विड की जो सरफेस है उसकी टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया की, वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है, और उसी सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश के अंदर जब कोई मैं ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस रखता हूँ इसकी सरफेस पर, तो वो सब्सटेंस एक फोर्स वो अनुभव करता है, और वो फोर्स अगर वो अनुभव करेगा तो उसकी वजह से एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोला जाता है। अब वो टेंशन किस
किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग अभी देखते हैं एग्जांपल्स के बेसिस के ऊपर, कि अगर अलग अलग शेप जो हैं वो किस तरीके की शेप बन रही हैं, अलग अलग शेप पर किस तरीके से हम टेंशन की वैल्यू, सरफेस टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए छापिए आप इसे। चलिए अब हम अलग अलग शेप पर टेंशन की वजह, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हम देखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप अगर हैं तो अलग अलग शेप पर, जैसे हमने अभी कहा था नीडल की तरह लिया था, तो वैसे ही अगर और कोई भी शेप हो तो उन पर किस तरीके से क्या क्या, वैसे ही अगर और कोई भी शेप हो तो उन पर किस तरीके से क्या क्या फोर्स जो है वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग W को भी इंक्लूड करेंगे। जैसे हमने फोर्स वाला वो देखा था इससे पहले वाला, तो उसके अंदर हमने ग्रेविटेशन फोर्स को इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पर हम सब फोर्स देखेंगे जो लग सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा अगर आपके पास कोई नीडल है, जिसकी लेंथ जो है वो है L और वो किसी लिक्विड की सरफेस पर रखी हुई है, तो उस लिक्विड के सरफेस पर उस नीडल के ऊपर कितना सरफेस टेंशन हम लोग देख सकते हैं या कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे उस नीडल को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने पर। अब देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे हम लोग इसी का डायग्राम बना लेते हैं कि जैसे कोई नीडल है, यहाँ पर आपके पास कोई लिक्विड का सरफेस है और इस लिक्विड के सरफेस पर वो नीडल जो है वो रखी हुई है। वो नीडल जो है वो इस तरीके से रखी हुई है उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ कि अगर मुझे इस नीडल को इस सरफेस से ऊपर उठाना है, ठीक है, तो अगर मुझे इस नीडल को ऊपर की ओर उठाना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं और जो इस नीडल के मॉलिक्यूल हैं, दोनों के बीच में एडेसिव फोर्स होगा और एडेसिव फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और उस अट्रैक्शन फोर्स से बचने के लिए मुझे उसके अगेंस्ट कुछ फोर्स लगाकर इसे उठाना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगाकर मुझे यहाँ पर इस नीडल को उठाना पड़ेगा, उस फोर्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर देखनी है। तो देखो क्या क्या होगा, सबसे पहले तो देखो क्या क्या फोर्स यहाँ पर लग सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं उनके अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहला फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है वेट। कौन सा फोर्स लग रहा है? वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिख लेता हूँ W से, और W क्या होता है? mg के इक्वल होता है। सबसे पहली बात ये। सेकंड हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन के अंदर भी यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। तो सेकंड फोर्स की अगर हम बात करें तो सेकंड फोर्स होगा जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है। तो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है वो अगर हम देखना चाहें तो सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है T इंटू L। ठीक है, एक सरफेस के लिए। तो देखो यहाँ पर कितनी सरफेस के ऊपर लग रहा है, तो मैं कहूँगा एक सरफेस तो ये रही इसकी,
और एक सरफेस रही ये वाली, तो एक सरफेस पर तो अब टी जो है सरफेस टेंशन वो लगेगा किधर, तो मैं कहूँगा सरफेस टेंशन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं अलग सब्सटेंस को, तो अट्रैक्ट करेंगे, ये सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो इस नीडल को वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो सरफेस टेंशन किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दो सरफेस है यहाँ पर, तो कितना लगेगा, दोनों सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन लगेगा, टी और टी, यानी एक सरफेस ये वाली और दूसरी सरफेस ये वाली, टी और टी दोनों लग गए, तो एफ टोटल जो फोर्स है मैं लिखूंगा केवल सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा टी और टी टोटल कितने हो गए, 2t इंटू में लेंथ कितनी, लेंथ है l, तो मैं कहूँ टोटल कितना फोर्स मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो वो वेट हो जाएगा W प्लस में सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स 2TL। तो मुझे अगर इस नीडल को ऊपर की ओर खींचना है, इस वाटर की सरफेस से या लिक्विड की सरफेस से उठाना है, तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, W प्लस 2TL। अब अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड अगर हम डिफरेंट शेप जो है वो ले रहे हैं, हम बात करें कि अपने पास है कोई होलो डिस्क, ठीक है, होलो डिस्क है, जैसे ये है अपने पास एक होलो डिस्क जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग अलग हैं, ठीक है, अपने पास है होलो डिस्क, और इसके लिए आपको दे रहा है कि इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस जो है वो है R1 और आउटर रेडियस जो है, जो बाहर वाली रेडियस है वो है R2, ठीक है। तो R1 और R2 आपको क्या दे रहा है, दो रेडियस दे रहा है। अब ये जो यहाँ पर है ये रखी हुई है लिक्विड की सरफेस पर, और ये लिक्विड के सरफेस पर रखी हुई है, तो मेरे को ये बताना है कि इसे अगर मैं इस लिक्विड की सरफेस से उठाना चाहूँ, ऊपर की ओर उठाना चाहूँ, तो मुझे कितना फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखो लिक्विड कहाँ पर है, लिक्विड यहाँ पर होगा, अब ये होलो है यानी बीच में भी लिक्विड होगा, अब बीच में भी लिक्विड होगा तो देखो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर कि ये जो होलो आपके पास डिस्क है, इस होलो डिस्क के जो ये वाला यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं, इस डिस्क के मॉलिक्यूल और जो वाटर के या लिक्विड के मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में एडेसिव फोर्स होगा। एडेसिव फोर्स होगा तो वो जो फोर्स है वो कितना लगेगा, और कितना फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर लगाऊं, जिससे ये डिस्क यानी ऊपर की ओर लगाऊं, जिससे ये डिस्क जो है वो ऊपर की ओर उठ जाए। तो चलो कौन कौन से फोर्स जो हैं वो यहाँ पर लगाने चाहिए। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वेट जो हमेशा रहेगा, वेट की अगर हम बात करें तो वो W इज इक्वल टू क्या होता है mg। सेकंड जो है वो हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन की वजह से कितना एक्स्ट्रा फोर्स मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन की वजह से कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा Ft इज इक्वल टू। अब देखो हमने क्या लिया यहाँ पर कि जो सरफेस टेंशन के मल्टीप्लाई के अंदर क्या आता है, लेंथ आती है, कि कितनी लेंथ उस नीडल की रखी हुई थी सरफेस पर, तो वही लेंथ अब हमें देखनी है कि इस होलो डिस्क की कितनी लेंथ इस वाटर के या लिक्विड की सरफेस पर है। तो अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूँ तो देखो सबसे पहले तो देखो टेंशन जो है इसके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सरफेस देखनी पड़ेगी कि कितनी सरफेस यहाँ पर लिक्विड के साथ टच में है। तो सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो एक तो सरफेस हो गई यहाँ वाली, ठीक है, जिस पर टेंशन प्रोड्यूस होगा, और दूसरी सरफेस हो गई ये वाली अंदर वाली जिस पर टेंशन है प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर दो सरफेस हैं, तो दो सरफेस हैं, तो मैं कहूँगा जो इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा 2t इंटू में लेंथ। अब लेंथ की अगर मैं बात करूँ
तो लेंथ है कि कितनी लेंथ इसके टच के अंदर है, तो आपको इनर और आउटर रेडियस दे रखी है। तो क्या मैं इसको 2t ना लिखकर मैं क्या लिखता हूँ कि t इंटू में पहली लेंथ यानी आउटर वाली जो लेंथ है इसकी वैल्यू मैं देखना चाहूँ, तो ये है डिस्क। डिस्क सर्कुलर शेप के अंदर होती है, तो सर्कुलर शेप के अंदर होती है तो इसकी सरकमफेरेंस अगर मुझे देखनी हो तो कितनी हो जाएगी 2πr1 प्लस में दूसरी सरफेस की वजह से कितना लग रहा है, दूसरी सरफेस की वजह से t इंटू में 2πr2। तो टोटल कितना लग गया सरफेस टेंशन की वजह से, मैं लिखूंगा 2πr1t प्लस में 2πr2t। ठीक है, तो टोटल फोर्स देखो कि मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर की ओर खींचने के लिए, तो मैं लिखूंगा F की वैल्यू हो जाएगी W प्लस में FT। तो F इज इक्वल टू W प्लस में फोर्स कितना, तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2πt तो अंदर बच गया R1 प्लस R2। तो मुझे इसको ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा W प्लस 2πt R1 प्लस R2। चलिए छापिए इसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं चलिए थर्ड हम लोग देखते हैं कि अगर कोई थिन रिंग हो। अब थिन रिंग का मतलब क्या हो गया, थिन रिंग का मतलब हो गया कि उसकी एक ही रेडियस है, आउटर और इनर रेडियस नहीं है, केवल एक रेडियस है। थिन नाम आ जाए इसका मतलब रेडियस एक ही है। अब थिन रिंग है तो मैं कहूँगा कि थिन रिंग है तो ये रही रिंग, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये इसकी सरफेस पर रखी हुई है किसी लिक्विड की। अब लिक्विड की सरफेस पर रखी हुई है तो यहाँ पर मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर सरफेस टेंशन देखो उसके लिए कितनी सरफेस है, तो मैं कहूँगा सरफेस यहाँ पर थिन रिंग है, ठीक है, थिन रिंग है। अगर ये थोड़ी सी भी इसकी विड्थ ज़्यादा होती तो मैं कहता अंदर वाली और बाहर वाली दो सरफेस है, तो दोनों सरफेस के ऊपर एक तो अंदर वाली सरफेस पर टेंशन होता और एक होता बाहर वाली सरफेस पर टेंशन। तो ये अंदर वाली सरफेस पर लिख लिया, ये बाहर वाली पर। इसे आप एक जगह भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख दें तो भी कन्फ्यूजन मत करना। तो देखो मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि सबसे पहला जो फोर्स लगता है वो तो कौन सा होता है, वेट का, और वेट जो है वो कितना है, वेट है W के इक्वल और W होता है mg के इक्वल। दूसरा जो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा उसकी वैल्यू देखना चाहें तो मैं लिखूँगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जो लगता है वो होता है T इंटू L, यही होता है। तो एक सरफेस पर, यहाँ पर कितनी सरफेस हैं, दो, तो दो सरफेस पर मैं लिखूँगा 2T इंटू में L। अगर दोनों सरफेस बिल्कुल सेम हो तो, अगर अलग अलग हों तो मैं लिखता हूँ T इंटू में 2πr1 प्लस T इंटू में 2πr2। अब अगर आपको कोई रिंग दे दे जिसकी इनर और आउटर रेडियस हो तो यही लगाऊंगा मैं R1 और R2। लेकिन अगर आपको बोल रहा है थिन रिंग यानी बहुत पतली है जिसकी हमें एक ही रेडियस लेनी है, तो मैं R1 और R2 दोनों को अलग अलग ना लेकर उनको R से ही डिनोट कर लेता हूं। तो इन दोनों की जगह अगर मैं R ही लिख दूं तो जो टोटल सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लिख रहा है वो कितना हो जाएगा 2πRT प्लस 2πRT यानी 4πRT। तो मुझे मिनिमम कितना फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में इसे खींचने के लिए, तो अगर मैं F की वैल्यू देखूं तो मैं कहूँगा F की वैल्यू हो जाएगी W प्लस FT यानी F इज इक्वल टू W प्लस में 4πRT। तो मिनिमम इतना फोर्स मुझे
4 पाई आर टी। तो मिनिमम इतना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इसे ऊपर की ओर खींचने के लिए। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें तो हमने थिन रिंग ले ली। अब अगर हम बात करें सर्कुलर प्लेट या डिस्क की, सर्कुलर प्लेट या डिस्क की बात करें, प्लेट या डिस्क की हम लोग बात करें तो डिस्क या फिर अगर मैं प्लेट की बात करूं जिसकी रेडियस जो है वो हमने ले ली आर, तो देखो क्या होगा। डिस्क के बारे में हमें पता है, डिस्क जो है वो क्या होती है, अंदर से पूरी तरह भरी हुई, ठीक है, अंदर से पूरी तरीके से भरी हुई होती है। तो अगर इसे हम लिक्विड की सरफेस पर रखते हैं तो लिक्विड की सरफेस पर रखने पर कितनी सरफेस जो है वो लिक्विड के टच पर आएगी, क्या 2 आएगी या 1 आएगी? तो मैं कहूँगा इसे खींचने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर देखो कितनी टच में है, तो मैं कहूँगा ये जो बाहर वाली सरफेस है इस पर टेंशन लग रहा है टी, ठीक है, सरफेस टेंशन। क्या अंदर वाली सरफेस के ऊपर लिक्विड टच हो रहा है क्या कहीं पर? तो मैं कहूँगा अंदर वाली सरफेस जो है वो भरी हुई है पूरी तरीके से। जैसे अगर इसके अंदर बात करें तो ये थी आपके पास थिन रिंग, तो थिन रिंग जब थी तो इसके अंदर भी लिक्विड आ गया था, इसके अंदर भी लिक्विड आ गया था, तो अंदर वाली जो सरफेस है उस पर भी सरफेस टेंशन लग रहा था। अब अंदर लिक्विड नहीं आएगा, यहाँ पर अंदर लिक्विड नहीं आ रहा, तो एक ही सरफेस पर यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम टोटल बात करें फोर्स की तो सबसे पहले तो वेट की अगर बात करें तो वेट जो है वो कितना W इज इक्वल टू mg। सेकेंड अगर हम बात करें कि सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो सरफेस टेंशन के अंदर हम बात करेंगे कि अब की बार जो है वो एक ही यहाँ पर सरफेस है और एक ही सरफेस है तो उसकी वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो F इज इक्वल टू टी इंटू में कितनी लेंथ है 2 पाई आर। तो टोटल मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस डिस्क को ऊपर उठाने में, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा W प्लस में FT, और FT की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 पाई आर टी। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया कि मिनिमम मुझे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे ऊपर की ओर उठाने में। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें हम ले लेते हैं एक स्क्वायर फ्रेम। फिफ्थ नंबर हम लोग देख लेते हैं कि एक कोई स्क्वायर शेप के अंदर फ्रेम है और इस फ्रेम की अगर हम बात करें साइड की लेंथ जो है वो हमें दे रखी है L, ठीक है। ये फ्रेम है जिसकी साइड की जो लेंथ है वो अपने को दे रखी है स्मॉल l, और इस स्क्वायर फ्रेम के अंदर वो बोल रहा है, जैसे शेप अगर मैं बना दूं तो इस तरीके की ये स्क्वायर फ्रेम है और ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर रखी हुई है। वो पूछ रहा है कि इसको अगर सरफेस से ऊपर उठाना है इस लिक्विड की सरफेस से तो मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ से अगर इसे ऊपर उठाना है तो फोर्स F अगर जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये जो स्क्वायर फ्रेम है ये वो बोल रहा है कि होलो है, यानी अंदर से ये क्या है, खाली है, तो अंदर जो है वो भी इसके लिक्विड भर जाएगा, अंदर इसके लिक्विड भर जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो इस पर टेंशन प्रोड्यूस होगी वो एक तो होगी बाहर वाली सरफेस पर और एक होगी इसकी अंदर वाली सरफेस पर। और यहाँ पर स्क्वायर फ्रेम है तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी वो भी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो वेट की बात करें तो mg, सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं कहूँगा सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पर देखो
इस स्क्वायर की बात करें, इसकी लेंथ आपको दे रखी है स्मॉल एल अगर लेंथ अपने को दे रखी है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक अगर मैं एक साइड की बात करूँ तो एक साइड पर जो फोर्स होगा वो होगा 2T × L। क्या यही होगा क्या, क्योंकि दो है टेंशन यहाँ पर, तो 2T × में L। तो यहाँ पर कितनी साइड है, 4 साइड, तो 4 साइड की वजह से कितना हो गया 8T × में L। तो टोटल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे ऊपर खींचने में, तो W प्लस में 8TL, ये इतना मिनिमम फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आपको बोल दे स्क्वायर फ्रेम की जगह स्क्वायर फ्रेम की जगह क्या बोल दे, स्क्वायर प्लेट या स्क्वायर डिस्क की बात कर लें जिसकी साइड की लेंथ है L, तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे अगर स्क्वायर फ्रेम की जगह स्क्वायर प्लेट हो, तो प्लेट का मतलब वो अंदर से भरी हुई है, पूरी फील्ड है, तो ये अगर किसी लिक्विड के सरफेस पर रखा हुआ है तो इसे ऊपर की ओर खींचने में कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे अगर ऊपर की ओर खींचना है तो मान लो F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो F फोर्स की वैल्यू तो देखो टेंशन कहाँ पर, क्या बाहर वाली सरफेस पर टेंशन, तो देखो टेंशन कहाँ पर, क्या बाहर वाली सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल होगी। क्या अंदर वाली सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस होगी क्या, तो ये अंदर से तो भरा हुआ है लेकिन इसके अंदर लिक्विड नहीं है, जब खाली था तो अंदर लिक्विड आकर अंदर वाली सरफेस पर भी वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, लेकिन अब तो अंदर कोई लिक्विड नहीं है तो अंदर वाली सरफेस पर कोई भी फोर्स अब अप्लाई नहीं करेगा, यानी एक ही टेंशन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो देखो वेट कितना, W = mg, सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो मैं कहूँगा वो हो जाएगा T × L, और T की बात करें तो टेंशन एक ही है लेकिन एक साइड के ऊपर 2T × में T × L लगेगा, तो 4 साइड है तो 4 साइड पर कितना लग जाएगा 4TL लग जाएगा। तो इसे ऊपर खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम, तो मैं कहूँगा W प्लस में FT, और F = W प्लस में FT की वैल्यू कितनी 4TL। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी शेप हो, आपको ये देखना है कि उसकी कितनी सरफेस लिक्विड के साथ अट्रैक्शन फोर्स शो कर रही है, अगर जितनी सरफेस शो करती हैं उतनी सरफेस के अकॉर्डिंग आप सरफेस टेंशन अप्लाई कर दोगे। तो चलिए छापिए ये, चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इस सरफेस टेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी जिनकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस टेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जो है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर मैं किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी लिक्विड जब आ जाए, यानी मैं उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाऊं उसके टेम्परेचर को, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है।
बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की हम बात करें, अगर मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाऊं, जो कि अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो गैस का और लिक्विड का दोनों का इक्वल हो जाता है। क्या मीनिंग हो गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड और गैस दोनों का इक्वल हो जाता है। और इक्वल होने का मीनिंग हो गया कि लिक्विड जो है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उसी तरीके से एक्सपेंड हो सकता है जिस तरीके से गैसें होती हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो लिक्विड और गैस दोनों का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया किसी लिक्विड का तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन कितना हो जाता है, 0। क्रिटिकल टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड और गैस के लिए इक्वल हो जाता है, और उसकी वजह से लिक्विड ठीक उसी तरीके से एक्सपेंड करता है जिस तरीके से गैस एक्सपेंड करती है। अब अगर टेम्परेचर के अंदर स्मॉल चेंज हो, इफ टेम्परेचर चेंज इज स्मॉल, यानी टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटा जब है तो टेम्परेचर चेंज के रेस्पेक्ट में जो सरफेस टेंशन चेंज है वो दिया जाता है। मैं लिखूंगा T स्मॉल टी टेम्परेचर पर जो सरफेस टेंशन है वो हो जाएगा इनिशियल सरफेस टेंशन 1 माइनस अल्फा डेल टी। डेल टी यहाँ पर क्या है, डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। टी नोट जो है वो क्या है, टी नोट है इनिशियल सरफेस टेंशन, इनिशियल सरफेस टेंशन। और जो ये है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर T। तो T टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो T टेम्परेचर पर जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू T0 1 माइनस अल्फा डेल टी कब होती है, जब टेम्परेचर चेंज जो है वो स्मॉल हो, यानी बहुत छोटा हो। तो टेम्परेचर चेंज अगर छोटा है तो हम इस फॉर्मूले के यूज से भी सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम सेकेंड फैक्टर की बात करें कि जो इसको इफ़ेक्ट करता है, तो सेकंड फैक्टर जो है, दो ही फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जो है वो तो होता है टेम्परेचर, और सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी, अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं तो वो इम्प्यूरिटी ऐड करने पर उसके सरफेस टेंशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम डायरेक्ट उसके सरफेस टेंशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि अगर हमने किसी भी लिक्विड के अंदर इम्प्यूरिटी ऐड कर दी है तो इम्प्यूरिटी ऐड करने पर उसकी जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जो इम्प्यूरिटी है वो उस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, यानी डिग्री ऑफ कॉन्टेमिनेशन जो होता है कि कितनी वो सोल्यूबल है इम्प्यूरिटी, उस पर वो डिपेंड करता है। तो जो इम्प्यूरिटी है
इम्प्योरिटी पर सरफेस टेंशन जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करेगी या कैसे डिपेंड करेगी? तो जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी कितनी सोल्यूबल है, यानी इम्प्योरिटी की अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ कंटेनमेंट कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि सरफेस टेंशन कम होगा या ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, या फिर ऐसे भी सिंपल भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि इम्प्योरिटी उस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, इसके बेसिस पर उसके सरफेस टेंशन डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो अगर हम एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर बात करें कि अगर मैं कोई इम्प्योरिटी जो है वो ऐड कर रहा हूँ, अब इम्प्योरिटी अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे हमने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, वाटर के अंदर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, यानी H2O आपके पास लिक्विड है और H2O के अंदर हमने बना सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, ये क्या है सोडियम क्लोराइड, ये है इम्प्योरिटी। तो ये जो इम्प्योरिटी है वो सोल्यूबल है लिक्विड के अंदर, H2O के अंदर वो क्या है, सोल्यूबल है। तो अगर ये सोल्यूबल है, प्योरली सोल्यूबल है, तो मैं कहूँगा जो सरफेस टेंशन है वाटर का, वाटर के लिए जो सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है अगर प्योर क्या हो, प्योर हो सोल्यूबल, तो प्योर अगर सोल्यूबल है तो जो वाटर की सरफेस टेंशन है वो वाटर की सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वाटर की सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब प्योर सोल्यूबल है तब। अब अगर मैं फिनोल मिला दूं इसके अंदर, वाटर के अंदर हमने किसको मिला दिया, फिनोल को मिला दिया, तो फिनोल जो है वो लेस सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल है, तो जो वाटर की या H2O का जो सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें कि नॉर्मल प्योर वाटर है, प्योर वाटर के अंदर हमने अगर साबुन मिला दिया तो क्या उसकी जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी सोल्यूबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि वो प्योर सोल्यूबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पर फिनोल है, फिनोल लेस सोल्यूबल है, इम्प्योरिटी है, लेकिन ये NaCl के कंपैरिजन के अंदर वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर प्योर सोल्यूबल है तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये फैक्टर थे जो जो इफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन को। और किस किस चीज़ पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, तो अगर मैं बात करूं F की, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, T/L होता है। अगर एक ही सरफेस की बात करें तो अगर हम बात करें L की, तो L पर भी डिपेंड करता है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, जो सरफेस टेंशन है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, जो शेप है, जो सब्सटेंस उस लिक्विड की सरफेस पर है उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें जो हैं वो ये भी देख सकते हो कि जो लेंथ आपके पास है लिक्विड, उस सब्सटेंस की लेंथ और शेप भी मैं बोल सकता हूँ, लेंथ और शेप ऑफ सब्सटेंस पर भी ये डिपेंड करती है सरफेस टेंशन। और जो हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड है कि लिक्विड जो है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करते हैं। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम सरफेस टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।